जो बज़ाहिर तो ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर आप समझें कि खोखला हो रहा था। और फिर एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सब कुछ खोल कर रख दिया। ये कहानी है KASB बैंक की। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये वाजे कर दें कि हमारा मकसद किसी फर्द या इदारे पे उंगली उठाना हरगिज नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ तारीखी हकायक और जो शायाशुदा रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर इस केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सबके लिए सीखने का मौका हो। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मरकजी दस्तावेज है वो स्टेट बैंक की तरफ से करवाई गई एक तफसीली ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है। ये A. फर्गसन एंड कंपनी ने 16 मार्च 2015 को तैयार की थी। सबसे पहला सवाल, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? बज़ाहिर तो KSB एक चलता हुआ बैंक था। देखें, हर बैंक को स्टेट बैंक के कवानीन के तहत एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बरकरार रखनी पड़ती है। कम से कम सरमाए की शर्त। जी, ये एक तरह का सेफ्टी क्वेश्चन होता है। अगर बैंक को नुकसान हो तो वो अपने डिपॉजिटर्स का पैसा डुबोने से पहले उस क्वेश्चन से नुकसान पूरा करे। केएस का बैंक कई सालों से ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। कई सालों से? तो फिर रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक उन्हें इतनी मोहलत क्यों दे रहा था? क्या ये उम्मीद थी कि वो खुद ही संभल जाएंगे? बिल्कुल, रेगुलेटर की पहली कोशिश हमेशा यही होती है कि इदारे को बचाया जाए। उन्हें वक्त दिया गया, प्लान्स मांगे गए, लेकिन सूरत हाल बेहतर होने के बजाय आप कहें कि बिगड़ती चली गई। बैंक का सरमाया मुसलसल कम हो रहा था। अच्छा, तो बैंक के पास पैसा कम था, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा था? जाहिर है कहीं तो लीक हो रहा होगा। इस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में इस लीक की वजह क्या बताई गई है? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह थी बैंक का लोन पोर्टफोलियो। यानी जो कर्जे दिए हुए थे? जी, आसान अल्फाज में बैंक ने जो कर्जे दिए हुए थे उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। बैंकिंग की जबान में इन्हें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या NPLs कहा जाता है। NPLs, ये टर्म हम बहुत सुनते हैं। इसे आसान अल्फाज में कैसे समझा जा सकता है? NPLs को आप बैंक के लिए सड़े हुए फल समझें। ये आपकी बैलेंस शीट पर मौजूद तो हैं, लेकिन इनसे कोई आमदनी नहीं हो रही। उल्टा ये बाकी के माहौल को भी खराब कर रहे हैं। जब कोई कर्ज 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए तो वो NPL बन जाता है। KSB बैंक के पास ऐसे फल बहुत ज्यादा हो गए थे। और जब कर्ज वापस नहीं आता तो बैंक को इस मुमकिन नुकसान के लिए अपने मुनाफे से एक रकम अलग रखनी पड़ती है, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। जितने ज्यादा NPLs होंगे उतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और उतना ही बैंक का मुनाफा और सरमाया दोनों खत्म होते जाएंगे। और रिपोर्ट में कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके कर्जे खराब हुए हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में कुछ बड़े केसेस का जिक्र है, जैसे पंजाब फूड डिपार्टमेंट PIA और निशात मिल्स। ओह, इसके अलावा शौकत फयाज तरीन और अजमत शहजाद तरीन जैसे अफराद को दिए गए कर्जों में भी संगीन मसाइल थे। उनमें से कई कर्जों को बार बार रीस्ट्रक्चर किया गया। अच्छा, ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? क्या ये मसला हल करने का तरीका है? कभी होता है, लेकिन अक्सर ये मसले को कालीन के नीचे छुपाने जैसा काम करता है। मतलब आप कर्ज की शराइत बदल देते हैं, वापसी की मुद्दत बढ़ा देते हैं, ताकि वो कागजों पर परफॉर्मिंग नजर आने लगे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाले का बिजनेस ही ठीक नहीं है तो कैश फ्लो तो नहीं आता ना। आप सिर्फ मसले को मुस्तकबिल के लिए टाल रहे होते हैं। KSB के केस में ऐसा बहुत हो रहा था। लेकिन क्या ये एक तरह की धोखाधड़ी नहीं? आप सिर्फ कागजों पर मसला हल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में बैंक का पैसा डूब रहा है। ये एक बहुत नाजुक लाइन है। रेगुलेटर्स इस पर गहरी नजर रखते हैं, लेकिन जब ये अमल बहुत ज्यादा होने लगे तो ये एक रेड फ्लैग बन जाता है कि बैंक अपनी असल माली हालत छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ ये खराब कर्जे बैंक को दीमक की तरह खा रहे थे और दूसरी तरफ सरमाए की कमी का मसला था। सूरत-ए-हाल काबू से बाहर कब हुई? वो कौन सा लम्हा था जब स्टेट बैंक ने कहा बस अब बहुत हो गया? वो लम्हा आया 14 नवंबर 2014 को। इस दिन स्टेट बैंक ने KASB बैंक पर मोरेटोरियम नाफिज कर दिया। मोरेटोरियम? जी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि बैंक के ऑपरेशंस को फौरी तौर पर महदूद कर दिया गया। बैंक पर नई सरमायाकारी करने या असासे खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा, जिनके पैसे बैंक में थे? यही इसका सबसे ड्रामाई पहलू था। हर अकाउंट होल्डर पर पाबंदी लगा दी गई कि वो अपने अकाउंट से सिर्फ 3 लाख रुपए तक निकाल सकता है। सिर्फ 3 लाख? जी, सिर्फ 3 लाख। इस एक इकदाम ने बैंक के तकरीबन 1,50,000 डिपॉजिटर्स की जिंदगी भर की जमा पूंजी को एक तरह से मुंजमद कर दिया।
आप तसव्वुर करें कि किसी का करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है और उसे कहा जाए कि आप सिर्फ 3 लाख निकाल सकते हैं। ये तो एक डरावना ख्वाब है, लेकिन ये कदम क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था ताकि एक बैंक रन को रोका जा सके। अच्छा, बैंक रन, यानी सब लोग भागकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करते। बिल्कुल। अगर ये खबर फैल जाती कि बैंक डूब रहा है, तो तमाम डिपॉजिटर्स एक ही वक्त में अपना पैसा निकालने के लिए भागते। कोई भी बैंक, चाहे वो कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। इस भगदड़ से न सिर्फ केएसबी बैंक तबाह होता, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का एतमाद उड़ जाता, जिससे एक बड़ा मालियाती बहरान पैदा हो सकता था। तो ये एक कड़वी गोली थी जो पूरे सिस्टम को बचाने के लिए निकलनी पड़ी। ठीक है, तो बैंक अब लाइफ सपोर्ट पर है, ऑपरेशंस मुंजमद है और डिपॉजिटर्स परेशान। अब इस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की बारी आती है, जो एक तरह से इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एएफ फर्गसन ने जब बैंक के खातों को खंगाला तो उन्हें क्या मिला? उन्हें जो मिला वो तवक्को से कहीं ज्यादा बुरा था। सबसे चौंका देने वाली हकीकत ये थी कि बैंक की इक्विटी मनफी हो चुकी थी। मनफी? जी, मनफी। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये मनफी इक्विटी 12 से 14 अरब रुपए के दरमियान थी। -14 अरब रुपए की इक्विटी। इसका मतलब तो ये हुआ कि बैंक दिवालिया होने से भी बदतर हालत में था। अगर वो अपनी हर चीज, हर ब्रांच, हर कंप्यूटर बेच देते, तब भी वो लोगों के पैसे वापस नहीं कर सकते थे। ये तो एक ब्लैक होल बन चुका था। बिल्कुल यही मतलब है। आसान अल्फाज में, बैंक के आसासें यानी एसेट्स उसकी जिम्मेदारियों यानी लायबिलिटीज से 14 अरब रुपए कम थे। ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान था। यहाँ पर कहानी में एक और बहुत ही हैरानकुन मोड़ आता है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जो बैंक के लिए मददगार होने के बजाय एक मुसीबत बन चुका था। आप एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल FG LLC की बात कर रही हैं। जी। ये इस कहानी का सबसे अजीब पहलू है। रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि बैंक के कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 33.6% यानी 19.6 अरब रुपए सिर्फ उस एक कंपनी के थे। रुकिए, क्या मतलब बैंक के हर 3 रुपए में से 1 रुपया एक ही कंपनी का था? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन असल मसला ये नहीं था। असल मसला उस कंपनी की शनाख्त थी, है ना? बिल्कुल। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। ये एक ईरानी इदारा था जो अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी ऑफेक की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल था। और ये रकम एक स्पेशल कन्वर्टेबल रुपए अकाउंट यानी SCR अकाउंट में रखी गई थी और इसकी नकलो हरकत पर स्टेट बैंक की तरफ से सख्त पाबंदियां थीं। तो मुझे ये समझने दें, बैंक के पास तकरीबन 20 अरब रुपए पड़े थे, जो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकता था। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। ये रकम बैंक की किताबों में एक लायबिलिटी तो थी, जिस पर उसे शायद मुनाफा भी देना पड़ता हो, लेकिन ये उसके लिए यूजेबल फंड्स नहीं थे। ये एक ऐसी दीवार थी जिससे बैंक ना आगे जा सकता था, ना पीछे हट सकता था। ये तो नाकाबिले यकीन है। इसके अलावा भी रिपोर्ट में कुछ मसाइल की निशानदेही की गई, जैसे गुडविल और दूसरी कंपनियों में सरमायाकारी। जी, रिपोर्ट ने बताया कि बैंक की बैलेंस शीट पर गुडविल के नाम से एक असासा नजर आ रहा था। गुडविल तब बनती है जब आप किसी कंपनी को उसकी असल मालियत से ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं। केएसबी ने माजी में कुछ कंपनियों को जब्त किया था, जिसकी वजह से ये गुडविल मौजूद थी। लेकिन उसकी कोई असल कदर थी? नहीं, यही तो मसला था। इसकी कदर का ताल्लुक मैरिल लिंच के साथ एक मुआहदे से था। जब वो मुआहदा खत्म हुआ तो इस गुडविल की कोई असल कदर नहीं रही। रिपोर्ट ने कहा कि ये कागजी असासा है और इसे फौरन राइट ऑफ किया जाए, यानी खातों से खारिज किया जाए। तो ये सब मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। एक तरफ खराब कर्जे बैंक का पैसा खा रहे थे और दूसरी तरफ ये गुडविल और इवॉल्वेंस कैपिटल लिमिटेड जैसी कंपनियों में मशकूक सरमायाकारी जैसे कागजी असासे जब फटे तो पता चला कि बैंक के पास असल में कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल, इसीलिए वो सरमाए की शर्त पूरी नहीं कर पा रहे थे। और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी मसला था। जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी बैंक और उसकी अपनी ग्रुप कंपनियों के दरमियान बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा था, जिसमें शफाफियत के संगीन मसाइल थे। ये हमेशा एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि इससे ये शुबा पैदा होता है कि क्या ये लेन देन मार्केट की शराइत पर हो रहे हैं या सिर्फ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं।
तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। हमारे पास एक ऐसा बैंक है जिसकी इक्विटी मनफी 14 अरब रुपए है, जिसका 1/3 हिस्सा एक पाबंदी का शिकार ईरानी कंपनी के डिपॉजिट्स पर मुश्तमिल है, जिसके कर्जे वापस नहीं आ रहे और जिसके कागजी असासों की कोई कीमत नहीं। अब सवाल ये था कि इस डूबते हुए जहाज का क्या किया जाए। स्टेट बैंक ने दूसरे बैंकों को केएसबी बैंक खरीदने की पेशकश की। एक तरह से मार्केट को मौका दिया कि अगर कोई इसे बचा सकता है तो बचा ले। लेकिन ऐसे बैंक को कौन खरीदता जिसकी जिम्मेदारियां उसके असासों से अरबों रुपए ज्यादा थी? ये तो कोई खैराती काम ही होता। और ऐसा ही हुआ। कोई भी बैंक इसे लेने को तैयार नहीं था। खासतौर पर वो 19.6 अरब रुपए के ईरानी डिपॉजिट्स एक बहुत बड़ा मसला थे, क्योंकि कोई भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में नहीं आना चाहता था। तो फिर क्या हुआ? वो 1,50,000 डिपॉजिटर्स का पैसा तो अभी भी फंसा हुआ था। आखिरकार डिपॉजिटर्स के मफादात और बैंकिंग सिस्टम के इस्तेहकाम को बचाने के लिए एक हल निकाला गया। केएसबी बैंक को बैंक इस्लामी में जम करने का फैसला किया गया। स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। जी, उसे स्कीम ऑफ अमेलगमेशन का नाम दिया गया। लेकिन बैंक इस्लामी ने ये सौदा क्यों किया? उन्होंने एक खसारे में चलने वाले दिवालिया बैंक को क्यों खरीदा? यहीं पर स्टेट बैंक ने एक फैसलाकुन और मुतनाज़ा किरदार अदा किया। इस स्कीम ऑफ अमेलगमेशन को कामयाब बनाने के लिए स्टेट बैंक ने बैंक इस्लामी को 20 अरब रुपए का रियायती कर्ज यानी कंसेशनरी लोन फराहम किया। 20 अरब रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या इस पर कोई तनाज़ा नहीं हुआ? यानी एक निजी बैंक की गलतियों का बोझ बावास्ता तौर पर अवाम पर या स्टेट बैंक पर डाला गया? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल और मुतनाज़ा फैसला था। इस पर बाद में काफ़ी बहस भी हुई। लेकिन उस वक्त स्टेट बैंक के पास दो ही रास्ते थे। या तो बैंक को डूबने दिया जाता, जिससे 1,50,000 लोग मुतासिर होते। बिल्कुल, और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से एतमाद उठ जाता, जिसके असरात कहीं ज्यादा संगीन होते, या फिर ये कीमत अदा करके सिस्टम को बचाया जाता। उन्होंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। तो आज हमने देखा कि किस तरह खराब कर्जों के एक बज़ाहिर छोटे मसले से शुरू होने वाली कहानी नाकिस गवर्नेंस, मशकूक खातों और एक बैनुल-अक़वामी पाबंदी का शिकार डिपॉजिट की वजह से एक मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। और फिर रेगुलेटर को एक बड़े मालियाती बहरान को टालने के लिए एक गैर मामूली कदम उठाना पड़ा।